तो बच्चों लगाइए हेडिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल को समझते हैं। तो हाइगेंस प्रिंसिपल बच्चों पहले समझ लेते हैं है क्या चीज है। देखो हाइगेंस प्रिंसिपल को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर मुझे किसी टाइम पर बेफ्रेंड की प्रेजेंट पोजीशन मालूम है, प्रेजेंट पोजीशन मालूम है। अब बेफ्रेंड क्या है अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। बेफ्रेंड होता है लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अब उसी को आगे बात करनी है कि हाइगेंस ने क्या बोला। हाइगेंस ने बोला कि अगर मुझे प्रेजेंट पोजीशन बेफ्रेंड की पता है तो मैं लेटर ऑन मैं किसी भी टाइम पर उस बेफ्रेंड की न्यू पोजीशन फाइंड आउट कर सकता हूं। तो पहले एक लाइन लिख लीजिए, हाइगेंस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू, ऐसा लिखिए, इट इज यूज्ड टू फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ given wavefront at any instant का मतलब लेटर ऑन टाइम पर बात हो रही है। at any instant if present position of wavefront is known। अगर आपको वेवफ्रंट की प्रेजेंट पोजीशन मालूम है तभी आप कुछ टाइम बाद उस वेवफ्रंट की न्यू पोजीशन निकाल सकते हो। इसके लिए हाइगेंस ने कुछ एजम्पशन लिए। वो एजम्पशन क्या थे? पहला एजम्पशन हाइगेंस पास्टुलेट। हाइगेंस के क्या हैं? हाइगेंस के पास्टुलेट हैं या हाइगेंस के प्रिंसिपल हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। पहली बात यह होती है कि आपको लिखना है, पहली जो बात थी हाइगेंस प्रिंसिपल की या हाइगेंस का जो सोचना था, क्या वेवफ्रंट क्या है? वेवफ्रंट क्या है? लोकस ऑफ all the particle of medium which are vibrating in same phase of oscillation at a given instant। ये तो सिंपल सी बात है। लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन एट अ गिवन इंस्टेंट, इसको बोलते हैं वेवफ्रंट। ठीक है, इज कॉल्ड वेवफ्रंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया वेवफ्रंट। वेवफ्रंट का मतलब होता है जैसे यहां पर कोई सोर्स था, लाइट का सोर्स था, और अगर आसपास क्या है मीडियम के पार्टिकल हैं, जब यहां पे लाइट सोर्स रखा गया तो वो लाइट सोर्स मीडियम के पार्टिकल पे पड़ी, तो मीडियम के पार्टिकल कैसे हो गए? मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो पार्टिकल जो इस सोर्स से सेम डिस्टेंस पर है, मैं उनको क्या कर दिया? उनको एक सर्कल से दिखा दिया, इस तरह से दिखा दिया। तो ये इस तरह के क्या है? ये आपके पास बच्चों स्फेरिकल वेवफ्रंट बन जाता है। किससे बना हुआ है? इस सोर्स से बने हुए हैं। ठीक है, इस सोर्स से बने हुए हैं। अब यहां पर क्या मुझे पता चला कि मीडियम के पार्टिकल, ये जो वेवफ्रंट बना हुआ है ये मीडियम की उन पार्टिकल का लोकस है जो सेम फेज में है, और दूसरा वाला जो सर्किल बना हुआ है स्फेरिकल ये जो स्फेयर बना हुआ है वो क्या है? मीडियम के उन पार्टिकल का लोकस है जो सेम फेज में है। अब हो सकता है कि ये क्रस्ट का हो, ये ट्रफ का हो, अब मुझे नहीं पता। अभी फिलहाल मैंने एक डिजाइन दिया है और आपको ये जानना है कि ये सर्किल उन सारे पार्टिकल का है लोकस जो सेम फेज में है, बस इतनी बात पता है। फिर क्या हुआ? दूसरी बात ये बोली गई कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, हर एक वेव फ्रंट पर,
ठीक है, जैसे ये वेव फ्रंट बना तो इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट क्या करेंगे, एक नए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का काम करेंगे। क्या बोला गया कि ये तो सोर्स था, ये बीच में क्या है, ये सोर्स है, तो इस सोर्स से यहां, इस सोर्स से ये वाले जो पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, मतलब ये सारे के सारे सेम फेज में हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां लिखा जाएगा ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ये क्या चीज है, ये वेव फ्रंट है। ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ disturbance each point on the wavefront act as a fresh source of disturbance which produces क्या करता है, which जो प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी वेवलेट्स को, ठीक है। each point on the wavefront act as a fresh source of disturbance which produces secondary wavelets जो यहां से सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे और इन सेकेंडरी वेवलेट से यहां से डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा, इनसे बढ़ेगा, इनसे बढ़ेगा, इनसे बढ़ेगा, इनसे बढ़ेगा, ठीक है, वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा, थर्ड पॉइंट ये है कि जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं मीडियम में प्रोपागेट होंगी, कैसे, किस स्पीड से प्रोपागेट होंगी, स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि ये लाइट का सोर्स है, जो इस सोर्स से जो डिस्टरबेंस निकला है उसकी जो स्पीड होगी वही इस वेवफ्रंट से निकले हुए सेकेंडरी वेवलेट की भी स्पीड होगी। तो यहां लिखा जाएगा सेकेंडरी वेवलेट ट्रेवल इन अ मीडियम, सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन अ मीडियम with speed of light, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी सोर्स की उसी स्पीड से ही सेकेंडरी वेवलेट भी मीडियम में आगे ट्रेवल करेंगे। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहां पर जो ये इनसे निकलने वाली ये रेज हैं, ये हमेशा क्या होती हैं, वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। वेवफ्रंट के क्या है, परपेंडिकुलर होती हैं। देखो ये हमेशा वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये होती है रेज। तो रेज आर क्या होती हैं, यहां लिखा जाएगा रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होता है। और एक लास्ट में पॉइंट बचता है ये कि अगर हम क्या करें, टेंजेंट ड्रा कर दें, किस पर, सेकेंडरी वेवलेट्स पर। कॉमन टेंजेंट drawn on secondary wavelets give new position of wavefront। तो बच्चों ये होते हैं प्रिंसिपल, किसके, हाइगन्स प्रिंसिपल के। हाइगन्स प्रिंसिपल की कुछ बातें थी, उन्हीं को आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। एक तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है किसकी, वेवफ्रंट की। दूसरे में बताया जा रहा है कि वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट लाइज करते हैं वो फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का काम करते हैं और उनसे जो वेव निकलती है उनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स मीडियम में कैसे चलती हैं, विद स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मैंने नहीं लिखा है, सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन अ मीडियम विद स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। आप चाहो तो लिख सकते हो। रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट होती हैं। फिर लिखा मैंने
कॉमन टेंजेंट ड्रॉन ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स गिव द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। कैसे देता है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि यहां पर मेरे पास एक सोर्स है, क्या है, यहां पे लाइट का एक सोर्स है और आसपास मीडियम के पार्टिकल हैं। तो जब ये लाइट सोर्स से लाइट मीडियम के पार्टिकल पे पड़ेगी तो उसकी वजह से मैंने कहा कि मेरे पास ये एक वेव फ्रंट है, यहाँ पे ये लाइट का सोर्स है और इस लाइट के सोर्स की वजह से मेरे पास ये एक प्रेजेंट पोजीशन मुझे पता है। क्या पता है? ये मुझे प्रेजेंट पोजीशन पता है वेव फ्रंट की, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट की एक मुझे प्रेजेंट पोजीशन पता है, तो ये इस पे ऐसे रेज जाएंगी, जा रही होंगी, ऐसे मैंने रेज बना दी, ठीक है। अब आपको पता है कि इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, एक नए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का काम करेंगे। फिर से सुनना, किसी भी वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो एक नए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का काम करते हैं। तो ये एक तरह का वेव फ्रंट है, क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये क्या है, ये आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है। इस पर जितने भी पॉइंट हैं वो क्या है, एक नए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये वाली जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये मेरे पास t इक्वल टू 0 पे है। कितने पे है? t इक्वल टू 0 पे। मैं मान लेता हूं t इक्वल टू 0 पे ये पोजीशन मेरे पास है और मैं चाह रहा हूं कितने टाइम बाद, मैं चाह रहा हूं कि मुझे t इक्वल टू t टाइम बाद, कितने टाइम बाद, आफ्टर t इक्वल टू t पर मुझे क्या चाहिए, वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन चाहिए। तो न्यू पोजीशन चाहने के लिए मुझे क्या करना होगा, बताना होगा कि इस सोर्स से जो डिस्टर्बेंस चला है, वो जो चला है डिस्टर्बेंस से इस सोर्स से, वो यहां पर पहुंचा है t इक्वल टू 0 पे। मैंने माना कि प्रेजेंट पोजीशन मुझे पता है और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस लाइट की स्पीड मीडियम में कितनी है, v है। मैं लिख देता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, कहां पर है, मीडियम में है, ठीक है। अब कितनी डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि मुझे t टाइम के बाद पता करना है, कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद। तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस हो जाएगी v इंटू टी। तो v इंटू टी डिस्टेंस का रेडियस लेकर के हर एक पार्टिकल पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्किल बनाना पड़ेगा। हर एक पार्टिकल पर क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्किल बनाना पड़ेगा। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, ये vt डिस्टेंस है। इसी तरह यहां से भी बनाना पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस इसकी, vt डिस्टेंस है। यहां पर भी बनाना पड़ेगा vt डिस्टेंस, यहां पर भी बनाना पड़ेगा मुझे कितनी, vt डिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से मैं vt डिस्टेंस का क्या कर रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये vt डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है, vt डिस्टेंस का मैंने एक सर्किल बना दिया सब पे। देखो सारे सेम होने चाहिए, थोड़े से एक बड़ा भी लग रहा है तो उसको आप बराबर ही बनाना। अब बनाना क्या है, इस पर टेंजेंट ड्रा करने हैं। एक टेंजेंट तो बच्चों ये बनेगा जाके बैकवर्ड टेंजेंट, और एक टेंजेंट बच्चों ये बनता है कौन सा, फॉरवर्ड टेंजेंट। क्या बनता है, फॉरवर्ड टेंजेंट। एक होता है फॉरवर्ड टेंजेंट, एक होता है बैकवर्ड टेंजेंट। तो इसको बोलते हैं, देखो बीच वाले को मैं बोल देता हूं, ये t इक्वल टू कितने पे था, इसको लिया था मैंने t इक्वल टू 0 पर। अब ये वाली जो कंडीशन मिली है मुझे, वो कहां मिली है, वो t इक्वल टू t पर मिल गई है। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं, ये a डबल डैश वाला है, इधर वाला भी क्या है, इधर b डैश, b डबल डैश कर दे रहा हूं, इधर a डबल डैश, और इसका कर दे रहा हूं a डैश, इसको कर दे रहा हूं b डैश, और बीच वाले को मैं बोल दे रहा हूं कि ये होता है a और इधर होता है b। ठीक, अब आपको समझ में आ जाएगा। बीच वाला हो गया ए बी और ऊपर वाला हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश, नीचे वाला हो गया ए डैश बी डैश। हम ए डैश बी डैश को नहीं लेते हैं, मतलब बैकवर्ड टेंजेंट को कंसीडर नहीं किया जाता। रीजन क्यों, इसका भी आंसर आपको देंगे। पहले तो ये समझ लो, यहां पर क्या है, एस हमारे पास लाइट सोर्स है, क्योंकि थोड़ा सा बताना होता है। एस क्या है, एस इज द लाइट सोर्स, ठीक है। and we have a tangent, we have a wave front at t equal to 0, at t equal to 0, t equal to यहां पे हमारे पास क्या है, at t equal to 0 पर हमारे पास क्या है, एक वेव फ्रंट है AB। each point on the wave front as per Huygens principle act as a fresh source of disturbance। और फिर आगे आपको बताना है कि v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। we want to नो न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे
डी इज इक्वल टू वीटी डिस्टेंस का आर्क लेकर के हर एक पॉइंट पर सर्किल बनाने पड़ेंगे, फिर उन सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा करने पड़ेंगे, एक फॉरवर्ड टेंजेंट, एक बैकवर्ड टेंजेंट। ठीक है, तो बैकवर्ड टेंजेंट नहीं लिया जाता क्योंकि एनर्जी का प्रोपागेशन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजनिंग क्या है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, एक बच्चों होता है नोट में, क्या नोट में ये होता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, अकॉर्डिंग किरचॉफ लॉ। क्या होता है किरचॉफ लॉ? देखो, किरचॉफ लॉ केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है, 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में ही नहीं है, और भी बहुत जगह यूज होता है किरचॉफ लॉ। क्या होता है? ये होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो आई होता है, आई, वो क्या होता है? आई बच्चों होता है आई प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, इसको हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा? देखो जरा, आई इज इक्वल टू मिल जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये एक रिजल्ट आता है। ठीक, इस रिजल्ट में जरा दो चीजें देखिए, दो चीजें देखिए, मैं ऊपर हटा देता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखो, यहां पे दो चीजें क्या है, एक होता है बच्चों थीटा क्या चीज है, क्या होता है? थीटा क्या चीज है। यहां पे मैं हटा देता हूं, लिखता हूं थीटा क्या है, वेयर थीटा इज इक्वल टू होता है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंसिडेंट रे एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। जरा देखो कैसे निकाला जाएगा। जैसे मैं बात करूं फॉरवर्ड टेंजेंट की, किसकी बात कर रहा हूं? फॉर फॉरवर्ड टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट की बात करता हूं तो इंटेंसिटी कितनी आती है? आई इज इक्वल टू कितना आएगा? फॉरवर्ड टेंजेंट की बात करता हूं तो थीटा की वैल्यू देखो कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू। फॉरवर्ड टेंजेंट होगा तो ये पॉइंट लिया जाएगा, ये पॉइंट लिया जाएगा क्योंकि इंसिडेंट रे आगे जाएगी, इंसिडेंट रे इधर हो जाएगी, और फॉरवर्ड टेंजेंट होगा तो पॉइंट यहां पे होगा, इस जगह पे होगा, ध्यान देना, इस जगह पे होगा पॉइंट, और इंसिडेंट रे आगे जाएगी। इंसिडेंट रे कहां जा रही है? आगे जा रही है। इस जगह पे लेंगे, इस जगह पे, तो ये इंसिडेंट रे है और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये इंसिडेंट रे है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इक्वल टू 0 आता है। क्या आता है? थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? दैट इज आई इज इक्वल टू आपको मिलेगा जाके आई नॉट कॉस, यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस 0 बाई 2, और इसका स्क्वायर आएगा, तो देखो क्या मिलेगा? कॉस 0 बाई 2 मतलब 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, इसका मतलब आई नॉट के बराबर आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अच्छा, बैकवर्ड टेंजेंट के बारे में बात करूं, फॉर बैकवर्ड टेंजेंट, बैकवर्ड टेंजेंट के बारे में सुनोगे तो क्या आएगा? थीटा इक्वल टू क्या आएगा? बैकवर्ड का मतलब है कि इस पॉइंट के बारे में बात करो, इंसिडेंट रे तो आगे है, देखो इंसिडेंट रे आगे है और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पीछे है, तो इंसिडेंट रे आगे हो गया, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पीछे हो गया। जैसे यहां की बात करो, ठीक, जैसे मैं ये वाला पॉइंट देख रहा हूं, जैसे पॉइंट मेरे पास यहां पे है, तो इंसिडेंट रे आगे है, ये रे है, इंसिडेंट रे है, और पॉइंट आपके पास पीछे है, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पीछे है, इंसिडेंट रे आगे है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। यहां कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। दैट इज जो आई आएगा वो यहां पे आएगा आई नॉट कॉस 180 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? आई नॉट कॉस 90 का स्क्वायर, और cos 90 की वैल्यू बच्चों 0 होती है, और जैसे 0 पुट करोगे तो यहाँ पूरा पूरा 0 आ जाएगा, मतलब मिनिमम आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि पीछे की तरफ कोई इंटेंसिटी का फ्लो नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनर्जी लाइट सोर्स से एनर्जी का प्रोपागेशन तो हर डायरेक्शन में होता है, लेकिन प्रोपागेशन ऐसा देखा गया है कि अगर मीडियम में आप कोई डिस्टर्बेंस डालते हो तो पीछे की तरफ नहीं आता है, वो हमेशा कहाँ जाता है? आगे ही जाता है।
तो वैसे ही हम लोग फॉरवर्ड टेंजेंट को एक्सेप्ट करते हैं और बैकवर्ड टेंजेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि किससे, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ से इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ये जो फॉर्मूला यूज करोगे, यहाँ पे फॉरवर्ड के लिए इंटेंसिटी आ रही है मैक्सिमम और बैकवर्ड टेंजेंट के लिए इंटेंसिटी आ रही है मिनिमम। दिस इज द रीजन दैट वी ओनली कंसीडर द फॉरवर्ड टेंजेंट। क्या करते हैं, वी ओनली कंसीडर द फॉरवर्ड टेंजेंट बिकॉज ऑफ देयर इज नो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा मैथमेटिकली मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों ये था हाइगन्स के प्रिंसिपल। आपको 1, 2, 3, 4, 5 याद करने हैं और ये आपसे रीजनिंग में पूछ सकते हैं। फिगर आपको बनाना होता है, ये आपको बना के बताना है कि ये रे होती है और ये वेव फ्रंट होते हैं। वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट क्या करता है, फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का काम करता है और मीडियम में वो उसी स्पीड से आगे ट्रेवल करता है जिस स्पीड से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ था। ओरिजिनल स्पीड जो रही होगी उसी से सेकेंडरी वेवलेट भी आगे प्रोपागेट करती हैं। थोड़ा सा फिगर के बारे में लिखना है, यहां से बता देंगे कैसे बनाया है, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। होपफुली सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल।